नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश मान, एलर्जी, अस्थमा व चेस्ट फिजिशियन, जयपुर। आज हम बात करेंगे एलर्जी व अस्थमा के बारे में। अस्थमा के बारे में लगभग लोगों ने अपने आस पड़ोस या किसी न किसी से सुना होता है, लेकिन अस्थमा के बारे में सही जानकारी कम लोगों को होती है, जिसके कारण से लगभग 80% लोग अस्थमा को समझ ही नहीं पाते और उसका इलाज नहीं ले पाते। अब अगर अस्थमा की बात करें तो अस्थमा बच्चों में ज्यादा होता है, 4% से लेकर 20% तक संभावना होती है, और बड़ों में देखें तो 3 से 5% संभावना होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे लंबे समय से खांसी रहना या मौसम में बदलाव के साथ खांसी होना, श्वास में तकलीफ महसूस होना, छाती में जकड़न या सीने में टाइटनेस महसूस होना और छाती से सीटी से आवाज आना। इसके साथ में नाक की एलर्जी हो सकती है, गले की एलर्जी हो सकती है या स्किन की एलर्जी हो सकती है, आंखों में खुजली हो सकती है। अगर अपन पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 25 से 30 करोड़ लोग अस्थमा से ग्रसित हैं और इंडिया में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा अगर मोटे तौर पर अपने समझे तो ये एक श्वास नलियों के एक सूजन की बीमारी है, जिसके अंदर श्वास नली सिकुड़ना शुरू हो जाती है, उनमें सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से श्वास नलियों के अंदर ऐसे लगता है जैसे कुछ बलगम या कफ अटका हुआ हो और श्वास को निकालने में कठिनाई महसूस होती है। अगर इसके कारणों का पता लगाएं तो कारणों में कॉमन जो होता है, कॉमन वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो डेली रूटीन में कॉमन कोल्ड वाले या जैसे फ्लू या कोविड वायरस का इन्फेक्शन है वो हो सकता है, या बच्चों में बार बार जो जुकाम लगती है वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा घर के अंदर की बात करें तो डस्ट माइट जो होता है, एक मिट्टी का कीड़ा बोलते हैं, डस्ट माइट एलर्जी होती है, वो मोस्ट कॉमन है पूरे विश्व में देखें तो। इस एलर्जी के कारण से वो श्वास में सिकुड़न और सूजन आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा घर के अंदर जो फंगल स्पोर जो जिसको हम फफूंद बोलते हैं, उसके स्पोर हो सकते हैं, कॉकरोच की डस्ट हो सकती है, या हमारे गार्डन या घर के बाहर लगे हुए पेड़ पौधे फूल उनके परागकण हो सकते हैं, खेतों के अंदर जो उगने वाले फसलें हैं उनके परागकण हो सकते हैं, उनमें उगने वाले घास पेड़ पौधे जैसे नीम कीकर, ये कोई भी कारण हो सकता है। जयपुर की बात करें तो इसमें होलोपटेलिया मतलब कि जो पपड़ी का जो पेड़ होता है वो कॉमन कारण है। पोलन्स और फंगल स्पोर के अलावा जैसे कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्क प्लेस के ऊपर जैसे एक्सपोजर होता हो, जैसे कोई कपड़े का काम करता है या कुछ शॉप होती है उनके अंदर डस्ट का एक्सपोजर है, जैसे किसी किराना स्टोर में काम करते हैं या कैसी फैक्ट्री है जहाँ पर धूल का काम ज्यादा हो, वो हो सकता है। या फिर कुछ लोग स्मोक करते हैं कभी कभार या डेली रूटीन में, तो स्मोक भी एक बहुत ज्यादा ट्रिगर फैक्टर है। अगर खुद स्मोक नहीं कर रहे हो, पास में कोई कर रहा होता है, तो भी स्मोक के कारण से वो अस्थमा का अटैक आ सकता है। उसके अलावा कई बार स्ट्रेस की कंडीशन होती है, इमोशनल स्ट्रेस हो या कुछ एक्सरसाइज होती है, वो भी एक कारण हो सकता है। एलर्जी होने का मुख्य कारण हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसको हम हमारे शरीर की एक रोग प्रतिरोध क्षमता मानते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है वो एलर्जी करने वाले कारणों से दुश्मन समझने लगता है, तो उनके लिए वो एंटीबॉडी और रिएक्शन शुरू कर देता है, जिसके कारण से श्वास नलियों में ये जकड़न खांसी आना, श्वास में दिक्कत होना ये शुरू हो जाते हैं। इसका पता लगाने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक एलर्जी टेस्ट होता है जिसको स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, और उसमें स्किन के ऊपर हम उन एलर्जी के कारणों का टीका लगा लगा कर उनको एक एक को हम टेस्ट करते हैं, ताकि एग्जैक्ट जो कारण है अस्थमा का उसका पता लगा जा सके, उससे बच सकें। अगर उससे बच नहीं सकते तो उसके लिए हम इम्यूनोथेरेपी, उसका वैक्सीन तैयार करवाते हैं, ताकि उसका कोर्स से उस अस्थमा के जो सिम्टम है उसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा जब अस्थमा का पता लग जाता है, उसके लिए जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी करते हैं, एफईएनओ करते हैं, एक्सरे करवा लिया। इसके साथ साथ जब अस्थमा का कंफर्मेशन हो जाता है तो कुछ इनहेलेशन के रूप में हम उसको मेडिसिन देते हैं, ताकि जहां पर दिक्कत है डायरेक्ट हम दवाई वहीं पर दे सकें और अस्थमा को हम पूर्णतया कंट्रोल कर सकें। अस्थमा का अगर कोई पेशेंट आपके परिवार में, आपके बच्चे या आपका परिवारजन है, तो उसको सही समय पर जांच करवाएं और ये सोचकर ना बैठे घर पर कि इसका तो इलाज हो ही नहीं सकता। अस्थमा का
अच्छा इफेक्टिव इलाज मौजूद है और इसको पूर्णतः कंट्रोल किया जा सकता है और इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से इसको खत्म भी किया जा सकता है। धन्यवाद।